सो बच्चों आज हम शुरू करेंगे जो आपका 8th यूनिट है। ठीक है, 8वां जो यूनिट है आपका +2 में वो 4 मार्क्स का है। बोर्ड में इसमें से आएगा 4 मार्क्स। ओके, सो इसमें सिंपल एटॉमिक एटम्स के ऊपर जो मॉडल है ना, एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, फिर आपका बोर्स मॉडल है। ठीक है, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल चैप्टर, कैरी 4 मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, सो इसमें यदि हम बात करें तो शुरू में जो एटम के ऊपर बात करें तो शुरू में जे थॉमसन थे, उनका मॉडल आया था। ठीक है, जे थॉमसन ने सिर्फ यही बोला था सिंपल कि जो एटम है उसकी जो शेप है वो कैसी है, स्फेरिकल। ठीक है, और जो साइज उसने बताया था डायमीटर, वो बताया था 10⁻⁻10 मीटर डायमीटर है एटम का। ठीक है, सो उसने बोला था कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर है। ठीक है, एटम इज फिल्ड विद पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एट वेरियस लोकेशंस इनसाइड द एटम सो एज टू बैलेंस दिस पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो ये बात बोली थी जे थॉमसन ने। ठीक है, दैट atom is a sphere of positive charge with electrons embedded in it. Okay, and size of atom is, or you can say diameter of atom is this much, 10⁻⁻10 meter. Then came the next जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड्स एंड उसके कोलीग्स ने किया था, उसके जो और साथ में भी 2 लोग थे। ठीक है, सो उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय दिस अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल सिंपली एक हीलियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, बट इज दिस, इट इज सिंपली ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। जब न्यूक्लियस है इसका मतलब इसमें से जो अल्फा पार्टिकल जो है बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस है तो इसमें से कितने एटम, क्योंकि आपको पता ही है कि अल्फा पार्टिकल जो है बेसिकली वो ये, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस है तो इसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन्स ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर लिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, सो 2 जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए तो फिर क्या बचे, सिर्फ 2 प्रोटॉन ही बचे। ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम एटम बोल दो हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम इट। ठीक है, और यू कैन सिंपली से दैट इट इज ए हीलियम न्यूक्लियस हैविंग कितने प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल जो है बेसिकली इसका सोर्स एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो रदरफोर्ड थे उन्होंने ये लिया सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, ये जैसे रेडिएक्टिव सब्सटेंस हो सकता है कोई, जैसे मान लो ये है बिस्मथ 83 214 ये। ठीक है, दिस इज ए रेडिएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो इसके अंदर ये रखा हुआ है, दिस इज बेसिकली लेड केविटी, ये केविटी है। ठीक है, अब आपको पता ही है ना कि जो रेडिएक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं वो बड़ी हार्मफुल रेडिएशन एमिट करते हैं ना, तो यहाँ ये लेड केविटी, ये दिस इज बेसिकली लेड केविटी। तो लेड केविटी के इनसाइड अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, दिस रेडिएक्टिव सब्सटेंस हो सकता है अल्फा पार्टिकल का सोर्स, जैसे मैंने लिख दिया बिस्मथ 83 214। ओके, सो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से एमिट होंगे आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेड स्लिट। स्लिट सिंपली 2 प्लेट्स हैं लेड की, और ये बीच में से नैरो ओपनिंग है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे तो एक नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा। ठीक है, सो दिस नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स is allowed to fall on this is a thin gold foil। ठीक है, थिन गोल्ड फॉयल है ये। ठीक है, थिन गोल्ड फॉयल है तो इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, 10⁻⁻6 मीटर, बहुत ही पतली है मतलब ये। ठीक है, सो व्हेन these अल्फा पार्टिकल्स वर अलाउड टू फॉल ऑन दिस थिन गोल्ड फॉयल। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट बहुत ज़्यादा है, आपको पता है गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79 होता है। तो यहाँ से जो इस गोल्ड फॉयल के एटम्स हैं वो इन अल्फा पार्टिकल्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर करेंगे, ये पाया गया। ठीक है, सो द स्कैटरिंग ऑफ दीज अल्फा पार्टिकल्स वर
detected by placing a screen in their path. ये now this screen is coated with जिंक सल्फाइड, ठीक है। और ये मूवेबल डिटेक्टर है, ऐसे समझ लो मूवेबल डिटेक्टर है यहाँ पे, तो ये मूव कर सकता है जिस तरह भी अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ, जैसे ही वो स्क्रीन के ऊपर इंसिडेंट होगा तो यहाँ एक फ्लैश ऑफ लाइट ऑब्जर्व होगा, एंड दैट फ्लैश ऑफ लाइट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यहाँ रखा होता है, ठीक है। सो बेसिकली जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पड़ा था, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, फ्लैश ऑफ लाइट दिखा, फ्लैश ऑफ लाइट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सो फ्लैश ऑफ लाइट जैसे इधर स्कैटर हुआ तो स्क्रीन आप यहाँ रख दो, यू विल फाइंड जिंक सल्फाइड, ये ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होती है और कोटिंग की होती है इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की, ठीक है। और जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बाद इस स्क्रीन के ऊपर इंसिडेंट होगा तो फ्लैश ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड, can say flash of light is seen here, and that flash of light can be observed or can be detected with the help of microscope. So ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ठीक है। so यदि हम आगे बढ़ें तो बात करेंगे कि इसमें और क्या था। तो इसमें फिर इसमें ये देखा रदरफोर्ड ने कि जैसे ही ए नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर पड़ा, इंसिडेंट हुआ, तो जो थिन गोल्ड फॉयल के एटम्स थे उन्होंने क्या किया, उन एटम्स ने इन अल्फा पार्टिकल्स को डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर दिया। कुछ पार्टिकल ज़्यादा एंगल पे स्कैटर हुए, कुछ सीधे ही निकल गए, है ना, और बहुत कम, कोई एक पार्टिकल लगभग 9000 में से वो 90 डिग्री या उससे ज़्यादा पे डिफ्लेक्ट हुए या डेविएट हुए, ठीक है। और ये बताया मैंने कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग है उसको डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीन है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, दैट स्क्रीन इज कोटेड विद मटेरियल जिंक सल्फाइड, व्हेन दिस अल्फ़ा पार्टिकल इज इंसिडेंट ऑन द स्क्रीन ए फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन, एंड दैट फ्लैश ऑफ लाइट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो ऑब्जर्वेशंस थी रदरफोर्ड ने, वो क्या ऑब्जर्वेशंस ली। सो ऑब्जर्वेशन जो थी ये ऑब्जर्व किया भाई रदरफोर्ड ने, ध्यान लगाएंगे यहाँ पे आप, ठीक है। सो पहली जो बात उसने नोट करी वो ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डेविएशन, अनडिफ्लेक्टेड ही निकल गए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, कुछ थोड़े एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। फिर मैं ये बता रहा था आपको कि 9000 में से कोई एक पार्टिकल वो डिफ्लेक्ट हुआ लार्ज एंगल्स पे, एंड दैट एंगल मे बी ग्रेटर दैन 90 डिग्री, और सम ऑफ देम इवन रिट्रेस देयर पाथ, मतलब ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, ऐसे गया इधर को और ऐसे वापस आ गया, मीन्स वो जिस रास्ते गया उसी रास्ते वो डिफ्लेक्ट हो गया, मीन्स वो कितने डिग्री पे स्कैटर हुआ, 180 डिग्री पे। तो ये बहुत ही कम नंबर में 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होंगे अल्फा पार्टिकल्स। फिर उसने ये चीज़ भी नोट करी कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया किसका है, स्क्रीन का, जो जिंक सल्फाइड की मैंने स्क्रीन बताई आपको। सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया जो स्क्रीन के पास पहुँचे, दैट रीच द स्क्रीन एट स्कैटरिंग एंगल थीटा पे पहुँचे मान लो, वर फाउंड टू वेरी विद, मतलब दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ स्क्रीन एंड दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा। तो इनके बीच ऐसे रिलेशन है, याद रखेंगे, दैट दिस थिंग इज एंड थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज टू द पावर 4 थीटा बाई 2। सो एन थीटा और थीटा में जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ विल बी लाइक दैट, ये ओके। सो द ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स scattering at an angle theta and angle of scattering is shown in this figure, okay. सो दीज वर दी ऑब्जर्वेशंस। एक बार फिर बता देता हूँ, ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स बिना स्कैटरिंग के ही, मतलब कुछ पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के ही निकल गए, कुछ पार्टिकल्स थोड़े एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए, और 9000 में से कोई एक पार्टिकल जो स्कैटर हुआ वो क्या, मे बी उसके लिए स्कैटरिंग एंगल था वो मे बी ग्रेटर दैन 90 डिग्री, और बहुत ही कम नंबर में कुछ पार्टिकल्स तो थे, सम ऑफ देम इवन रिट्रेस देयर पाथ, मीन्स उनके लिए जो स्कैटरिंग एंगल था वो कितना था, 180 डिग्री, ठीक है। सो अब इसमें जो कंक्लूजन है बेसिकली वो उसमें एक और चीज़ आके नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस हुई, अब कंक्लूजन क्या निकाला उसने।
दिस वाज द कंक्लूजन जो रदरफोर्ड ने निकाला, ठीक है। सो जो ऑब्जर्वेशंस थी इनके, दीज ऑब्जर्वेशंस लेड टू द फॉलोइंग कंक्लूजन। फर्स्ट, देखिए भी ऐसा है कि मैंने बोला कि ये जैसे गोल्ड फॉइल है, क्योंकि उस टाइम थॉमसन ने बता दिया था कि एटम की जो शेप है वो कैसी होती है, स्फेरिकल। तो ये जो स्फीयर यहाँ बनाया गया है ऐसे, बेसिकली गोल्ड फॉइल है, ये बनाया यहाँ पे गोल्ड फॉइल है ये, ठीक है। तो इसकी शेप स्फेरिकल है, ये आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स। जैसे ये दिखा, ये ध्यान से देखेंगे अब यहाँ पे जो ये सेंट्रल पार्ट है, उस टाइम न्यूक्लियस के बारे में कोई पता नहीं था अभी, ये सेंट्रल पार्ट है एटम का, तो सेंटर से दूर जा रहे हैं, देखो जैसे ये स्कैटर हो नहीं रहे, सीधे निकल गए। जैसे जैसे पार्टिकल सेंटर की तरफ अप्रोच करना शुरू किया, थोड़ा सा मुड़ा देखो ये, और जैसे और नज़दीक आ गया सेंटर के, तो इसके लिए जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है दैट इज़ मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। वैसे नीचे की तरफ ये देखो, ये देखो थोड़ा सा मुड़ गया, ये सीधा ही निकल गया, ये थोड़ा सा मुड़ गया, जैसे मतलब सेंटर की तरफ आ रहे हैं, जैसे ये आया देखो, और ये इधर मुड़ गया, मीन्स इसके लिए जो स्कैटरिंग एंगल है दैट इज़ मोर देन 90 डिग्री। तो जैसे जैसे सेंट्रल पार्ट जो एटम का है उसकी तरफ ये पार्टिकल जब अप्रोच करने लगे, तो हमने देखा कि थीटा जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ, एंगल ऑफ स्केचिंग जो है बढ़ना शुरू हुआ, ऐसा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। सो एक पार्टिकल देखना जरा, ये दिस पार्टिकल इज डायरेक्टली अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से, देखो। सो ये पार्टिकल आगे जा रहा है, जा रहा जा रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जैसे यहाँ पहुँचा, यहाँ से ये फ्लाई ऑफ हो गया उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन जिस तरफ से आया, जैसे ऐसे आया और यहाँ पहुँचा, एनर्जी इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जियाँ ख़त्म हो गई, और फिर इसको इसकी वजह से कुछ था यहाँ, उसकी वजह से इसको रिपल्शन मिला होगा इधर को, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और उसका मास भी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, और वो हैवी है। सो दिस कैन ओनली बी डिफ्लेक्टेड बाई सम हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज रीजन, ठीक है ना। तो इसका मतलब हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज रीजन है कोई सेंटर पे जो इसको वापस भेज रहा है इस तरफ, तो इसको मतलब डिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो ये लिखा देखो, अल्फा पार्टिकल बीइंग पॉजिटिवली चार्ज एंड हैविंग लार्ज मास एज कंपेयर टू एन इलेक्ट्रॉन कुड ओनली बी डिफ्लेक्टेड बाय सम पॉजिटिव एंड हैवीली चार्ज्ड रीजन। इसका मतलब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल के ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बताया 2 प्रोटोनों के बराबर चार्ज होता है इसके ऊपर, 2 प्रोटोनों के बराबर चार्ज होता है, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स के चार्ज के बराबर चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को ही रिपेल करेगा, इसका मतलब यहाँ कुछ पॉजिटिवली चार्ज मैटर है, और वो है भी सेंटर पे, क्योंकि दूर वालों को डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, जैसे जितनी सेंटर से दूर है उतना ही स्कैटरिंग एंगल कम आ रहा है, जैसे जैसे पार्टिकल सेंटर की तरफ आ रहा है उसके लिए डिफ्लेक्शन एंगल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज नाउ कि यहाँ पे है कुछ पॉजिटिवली चार्ज मैटर, तो रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया था कि जो सारा का सारा मास है इस एटम का एंड पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन एट द सेंटर, दैट रीजन, that positively charged region is called nucleus. तो ये बोला, so Rutherford concluded that positive charges in an atom are concentrated in a very small region at the center of atom. Okay, so Rutherford named this heavy and positively charged region as nucleus. ठीक है, so ये यहाँ से मेन चीज़ थी जो रदरफोर्ड ने नोट करी, ठीक है। और फिर मैंने इसके बारे में बताया कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज होता है अभी, पॉजिटिव, और यहाँ न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पॉजिटिवली चार्ज मैटर है, कोई भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, ठीक है। जैसे ही पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ेगा, जो डायरेक्टली सेंटर की तरफ जा रहा है इस पॉजिटिवली चार्ज मैटर के, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जैसे जैसे आगे जा रहा है तो इसको रिटार्डिंग फोर्स मिल रहा है, क्योंकि रिपल्शन मिल रहा है इस पॉजिटिवली चार्ज मैटर की वजह से। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है, लेकिन वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी, क्योंकि 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ही हैं यहाँ पे, 2 पॉजिटिवली सिस्टम है, 2 पॉजिटिव चार्जेस का ये, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो यहाँ जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है और वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ये और आगे बढ़ा इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे आगे ख़त्म हो गई, तो यहाँ रेस्ट में आ गया है थोड़ी देर के लिए, और फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, 0 हो गई, और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सो अब ये न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस रह गया, ये R0, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है।
सो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ा, रिटार्डेशन क्यों हुआ, वेलोसिटी में डिक्रीज क्यों हुआ, काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होती गई कूलम्स रिपल्शन की वजह से, इस पॉजिटिवली चार्ज मैटर की वजह से इसको रिपल्शन मिला। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, सो जैसे जैसे यहाँ पहुँचा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दूर रह गया अभी न्यूक्लियस से, आर नॉट डिस्टेंस पे, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। The alpha particles which travel towards the nucleus directly get retarded, ये बताया मैंने अभी, due to Coulomb's force of repulsion and ultimately come to rest, रेस्ट में आ जाएगा यहाँ पे, and fly off in opposite direction, वापस जाएगा इधर को, due to repulsive force between alpha particle and nucleus। ठीक है, सो ये थे कंक्लूजन जो रदरफोर्ड ने नोट करे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। और फिर जो नेक्स्ट इसकी जो पोस्टुलेट्स हैं वो ये आ गई सिंपल। ये देखो पोस्टुलेट्स में सिंपल है, ये रदरफोर्ड्स जो आपका मॉडल है इसकी जो पोस्टुलेट्स हैं वो ये आ गई। देखो तो ये पोस्टुलेट्स हैं बेसिकली। ठीक है जी, ये सो पोस्टुलेट्स अजम्पशंस क्या हैं, ये सिंपल। पहली है कि अभी बताया मैंने कि मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्जेज ऑफ एटम्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और साइज ऑफ एटम मैंने आपको बताया था 10⁻10 मीटर, और साइज ऑफ न्यूक्लियस ये है 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर डायमीटर, साइज जब भी बोलेंगे तो वो डायमीटर बोल रहे हैं, तो ये एटम का है। ठीक है जी, और न्यूक्लियस का ये दिस इज एटम, और ये है न्यूक्लियस का 10⁻15 मीटर, ये दूसरी बात करी साइज़ की। ठीक है, ये साइज़। तीसरी बात करी कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर, ये न्यूक्लियस है तो यहाँ आपको पता है वो सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना उसके ऊपर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई सोर्स होता है। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स है वो कौन है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला हुआ है ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, बिकॉज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो इनके बीच कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो वही कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स बनेगा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन कौन से पाथ में मूव करेगा भाई, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, सो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रिक्वायर्ड फॉर the motion of electron is provided by Coulomb's force of attraction between nucleus and what, electron। ठीक है, between nucleus and electrons। ओके, और ये आपको पता है कि जितने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, दैट विल बी इक्वल टू जो न्यूक्लियस के अंदर कौन होंगे, प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के राउंड में, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो नेट चार्ज हो गया वो जीरो हो गया, मीन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, सी नंबर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू number of protons inside the nucleus, you can say number of positive charges in the nucleus, hence atom is electrically neutral। So these were the 4 postulates जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल की, जो पेपर में लिखने को आती हुई है कभी कभी। ठीक है, और फिर हम आगे बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो है वो है कि ये। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये क्या चीज़ है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको आर नॉट बोल देंगे, अभी सिंबल में दिखा रहा था मैं। ठीक है, तो जैसे हमने बोला था कि आपके पास जो ये था, ठीक है, सो
ये हमने बोला था कि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज मैटर इनसाइड द एटम एट द सेंटर, दिस इज न्यूक्लियस। ये आपका अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा था, ये अल्फा पार्टिकल आपका ये। ये यहाँ पे दिस इज अल्फा पार्टिकल and you know that charge on alpha particle is 2 multiplied by charge on proton 2e, की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। जैसे जैसे इसकी तरफ आ रहा है तो यहाँ तक ही पहुँच पाया, मैं बता रहा था अभी। अभी न्यूक्लियस से कितने दूर रह गया, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना क्लोज जा पाया न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रह गया ये, तो आर नॉट, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। So define it. So it is the distance up to which alpha particle approaches the nucleus and comes back. ठीक है, distance up to which alpha particle approaches the nucleus and comes back. Okay. न्यूक्लियस, किसी भी जनरल न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है आपको पता ही है कि जेड उसमें प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है अभी ई। चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज प्लस जेड ई, याद रखेंगे। एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2e। ठीक है। मुझे बताओ कि यदि मास m है अल्फा पार्टिकल का, लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड लिख दिया मैंने। 2e जो है बेसिकली वो चार्ज है इसके ऊपर, 2e आ गया चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल पे, एंड ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ले लेते हैं v, velocity of alpha particle। ओके। जेड ई जो है बेसिकली वो चार्ज ऑन व्हाट, न्यूक्लियस। ठीक है जी, लिख दिया। और आर नॉट जो है यहाँ पे मैंने बताया, आर नॉट होती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस अप टू विच अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज द न्यूक्लियस एंड कम्स बैक। ठीक है। इस पार्टिकल के लिए आपको पता ही है गया और फिर ये वापस भी आएगा। ठीक है। तो इसके लिए स्कैटरिंग एंगल कितना है, अभी जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस, स्कैटरिंग एंगल इसके लिए है 180 डिग्री। आर नॉट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो लिख दिया ऊपर। अब आप ध्यान से सुनेंगे कि इसमें सिंपली क्या हो रहा है, ये पार्टिकल इस पॉइंट पे ए पे जाके या पॉइंट एक्स पे जाके क्यों रुक गया यहाँ पे। मैंने बताया था कि जैसे आगे बढ़ रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी है, कुछ मास है इसका, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv² है ना। तो जैसे आगे बढ़ रहा है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कमी आ रही है, उसमें वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ क्यों हो रही है, बिकॉज इसको रिपल्शन मिल रहा है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये खुद पॉजिटिवली चार्ज है +2e, और यहाँ न्यूक्लियस भी हैवी, इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा चार्ज है। ठीक है। इसको रिपल्शन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है जैसे आगे बढ़ रहा है, और वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, एक के ऊपर चार्ज 2e है, दूसरे के ऊपर जेड ई है। इन दोनों के बीच आपको पता ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। जो काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। इस पॉइंट पे आके सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और कूलोम्ब रिपल्शन तो उसको मिल ही रहा है, और फिर ये वापस उसी रास्ते आ जाएगा। ठीक है। पॉइंट ए पे क्या हुआ बेसिकली, जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², दैट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऑफ टू चार्जेस, अब सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, एक यहाँ अल्फा पार्टिकल है, दूसरा न्यूक्लियस है। हाफ mv² जो है बेसिकली वो बन जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला उसका, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। Q1 यहाँ कितना है बोलो, 2e, इंटू Q2 कितना है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। Q1 जो है बेसिकली चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, Q2 चार्ज ऑन न्यूक्लियस, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का। समझाई बात, दिस इज R0। यहाँ से आप R0 निकाल लीजिए वाला, R0 हो जाएगा यहाँ से, ये चीज़ आपने यहाँ लिख देनी है इसकी जगह, R0 को यहाँ ले आना है। तो R0 हो गया 1/4πε0 टू जेड ई इंटू ई स्क्वेयर अपॉन वट, हाफ
एम वी स्क्वायर। सो ये आ गई आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो इट इज द डिस्टेंस अप टू विच अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज द न्यूक्लियस एंड कम्स बैक। ओके, सो ये था। उसके बाद है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, सो इम्पैक्ट पैरामीटर के ऊपर हम बात करेंगे अब। सो इम्पैक्ट पैरामीटर जो है, ये डायग्राम बना है जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज मैंने आपको बताया कि जेड ई होता है। ठीक है, प्लस जेड ई। ठीक है, सो व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। जैसे ये अल्फा पार्टिकल जो डायरेक्टली न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ अप्रोच नहीं कर रहा था, थोड़ा उससे दूर था। ठीक है, थोड़ा उससे दूर था, इस लाइन पे था, इस लाइन पे। ठीक है, सो यदि मैं बोलूँ कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन, यदि वो इस लाइन पे जाता है, इसका मतलब दैट पार्टिकल डायरेक्टली न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ अप्रोच कर रहा है, इस लाइन पे होता है, यदि इस लाइन पे है ना, यदि इज न्यूक्लियस। ठीक है, सो जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताई हाफ एम यू स्क्वायर, यदि यू उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, सो व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। सो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी अगर कोई वेलोसिटी वेक्टर और अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, सो इट इज द, क्या बोला मैंने, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ व्हाट, वेलोसिटी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, सो यदि इम्पैक्ट पैरामीटर को बी से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इम्पैक्ट पैरामीटर का वो ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे, इसकी डेरिवेशन नहीं है, नहीं करेंगे ये। तो एक्सप्रेशन फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर in terms of scattering angle theta is this much. Theta is scattering angle, z is atomic number. ठीक है, ये एंड ई इज चार्ज और प्रोटॉन, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, व्हाट इज दिस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल यू इज वेलोसिटी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, सो व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये वाली लाइन। ओके, सो ये इसका फॉर्मूला आ गया। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि अल्फा पार्टिकल यदि इसी लाइन पे होता है, इस लाइन पे जिसमें वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ जा रहा है, तो फिर बी जीरो हो जाता, क्योंकि इस लाइन पे नहीं है, वो इस लाइन पे नहीं, इस लाइन पे है, तो इस लाइन से ही तो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर, इसका मतलब इस लाइन पे होगा तो बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो यदि इस फॉर्मूले में बी जीरो है, तो बी जीरो होने के लिए कॉट थीटा बाई टू को जीरो होना पड़ेगा, फॉर बी टू बी जीरो कॉट थीटा बाई टू क्या होगा, जीरो होगा, और कॉट थीटा बाई टू जीरो होता है कॉट 90। ठीक है, कॉट 90 डिग्री। सो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, सो थीटा बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब जो पार्टिकल डायरेक्टली न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ अप्रोच करेगा, जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ अप्रोच करेगा, उसको स्कैटरिंग एंगल कितना मिलेगा, मतलब वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, मीन्स एंगल ऑफ स्कैटरिंग फॉर दैट पार्टिकल और दैट अल्फा पार्टिकल विल बी 180 डिग्री। समझे। सो और उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि अब रदरफोर्ड मॉडल के बारे में आपने सारा कुछ स्टडी कर लिया, तो इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, सो जो ड्रॉबैक्स हैं बेसिकली इसकी, वो जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं। ठीक है, देखो भी ये मॉडल नहीं बता पाया कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर पाया, इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम।
स्टेबिलिटी उस टाइम क्या था कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, जो क्लासिकल थ्योरी है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, उस टाइम लॉरेंट्स जो साइंटिस्ट थे उनका ये आइडिया था कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करता है, कंटिन्यूस एनर्जी रेडिएट करता है, कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करता है। तो रदरफोर्ड को ये बोला गया कि ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, so this revolving electron will lose its energy continuously। यदि ऐसा है तो फिर एनर्जी लूज करेगा 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 करेगा, तो रेडियस ऑफ पाथ विल गो ऑन डिक्रीजिंग, मतलब स्पाइरल पाथ में चलना शुरू हो जाएगा फिर, और फिर ये अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, बट इट नेवर हैपन्स, ऐसा नहीं होता है। रदरफोर्ड यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड। ठीक है, ये बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जो एक्सेलरेटेड होता है और एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। क्लासिकल डायनामिक्स क्या बोलती है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज लूज एनर्जी in the form of electron radiations. Therefore, electron revolving around the nucleus must lose energy continuously. As a result, of radius of the path will go on decreasing, and ultimately it will fall into the nucleus by following a spiral path. Spiral path ये दिखाया गया है, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चल के ये न्यूक्लियस के अंदर ही फॉल हो जाएगा। सो बट इट नेवर हैपन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं और उनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो न्यूक्लियस और उनके बीच जो कूलम्स अट्रैक्शन है उसकी तरफ प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन उस टाइम रदरफोर्ड इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, और एक और चीज़ की जो आल्सो जो आपका एटम है ठीक है, सो एटम जो है वो कंटिन्यूसली यदि एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना, एटम यदि कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देन जो एटम का स्पेक्ट्रा है दैट शुड बी कंटिन्यूस। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है एलिमेंट्स के, वो हमेशा कैसे होते हैं, दे एमिट ओनली स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ सम डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, मतलब वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन यदि रदरफोर्ड की बात करें तो यदि हम लॉरेंट्स का आइडिया यहाँ पे लगाएं तो जो ये बोलना चाह रहा है कि एटम लूजेज एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन means that atomic spectra should be continuous, but experimentally even the simplest atom like hydrogen उसका कैसा स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। बिकॉज आप अभी सीरीज पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ेंगे, लाइमन सीरीज, पाल्मर सीरीज, है ना, तो उसमें जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है बेसिकली वो स्पेक्ट्रल लाइंस की फॉर्म में है और उन लाइंस की एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है एलिमेंट्स का दैट एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड दैट दो स्पेक्ट्रल लाइंस हैव सम डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इसका मतलब वो कंटिन्यूस नहीं होगा, इसका मतलब कैसा स्पेक्ट्रम होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा। सो ये देखो, इट इज फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, तो ये बता रहा था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई। सो एटम कैन एमिट, मैं बताया, कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम। हाउएवर इवन द सिंपलेस्ट एटम, जैसे हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की, वो उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ कैसा स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एंड रदरफोर्ड मॉडल कुडंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि उसने बात कर दी कि यदि रदरफोर्ड के मॉडल को देखें तो उसमें हमें लग रहा है कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है डिफरेंट एलिमेंट्स का वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो कैसा होता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, मीन वो लाइन उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं और वो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की होती हैं। ठीक है, सो रदरफोर्ड could not explain the spectrum of atom and it couldn't explain the stability of atom also. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे बोहर्स मॉडल। ओके देन।